आज हम लोग बात करेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी गैर व्यापारिक संस्था द्वारा जो रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाया जाता है उसे हम कैसे तैयार करते हैं, उनमें कौन कौन से आइटम्स को दिखाया जाता है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने का कौन कौन सा स्टेप है, वेरियस स्टेप के बारे में हम लोगों ने जाना है। विभिन्न चरणों, किन किन चरणों से गुजर करके हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, तो उसको अब हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स देखेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कौन कौन से आइटम्स को हम लोग दिखाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उसके नीचे लिख दिया जाता है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च या 31 दिसंबर, जो भी ईयर दिया रहेगा हम उसको दिखाएंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट हमारा दो भाग में बटा होता है, एक डीआर साइड होता है, दूसरा सीआर साइड होता है। डीआर साइड में हम लोग रिसिप्ट लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं, फिर पेमेंट्स लिखते हैं और अमाउंट लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें यहाँ दिखाते हैं टू बैलेंस बीडी, यानी प्रीवियस ईयर का जो हमारे पास बैलेंस कैश इन हैंड या कैश एट बैंक में जो रहता है, हम लोग उसको दिखा देते हैं अमाउंट में। ये दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो उसको हम लोग यहाँ दिखा देते हैं। अगला उसमें हम लोग दिखाते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट यानी आयगत प्राप्तियां। तो आयगत प्राप्तियां में टू सब्सक्रिप्शन यानी दान, दान का जो पैसा होता है रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाता है। जनरल डोनेशन, इंट्रेंस फी, प्रवेश शुल्क होगा वो। सामान्य दान, जनरल डोनेशन, सब्सक्रिप्शन। उसके बाद सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर, वेस्ट पेपर या मैगजीन, यानी जो हमारे पास पुराना जो पिछले साल का मैगजीन या वेस्ट न्यूज़पेपर जो हो बच जाता है, वेस्ट होता है, तो उसको हम लोग जो सेल कर देते हैं रद्दी वाले कबाड़ के पास से, तो उसका अमाउंट हमारे पास जो आएगा वो सब हमारे लिए रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाएगा। सेल ऑफ ओल्ड स्पॉट मटेरियल, यानी वैसा मटेरियल जो खराब हो चुका है उसको हम लोग कबाड़ यानी स्क्रैप के रेट में बेचते हैं, तो उससे कुछ ना कुछ हमारे पास आमदनी आ जाता है, वो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाता है। प्रोसेस फ्रॉम चैरिटी शो, यानी चैरिटी शो से जो हमारा आय आएगा उसको हम लोग इसमें दिखाते हैं रिसिप्ट में। रेंट फ्रॉम हॉल, यानी हमारे पास हॉल है, हम कभी कभी किसी ओकेजन में उसको रेंट पे दे देते हैं, तो उससे जो हमारा आय आएगा वो हमारे लिए रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाएगा। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, हमने कहीं पूंजी विनियोग किया है, फिक्स्ड किया है, उससे जो हमारा आय आएगा वो हमारे लिए रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाएगा। उसके बाद आता है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, हमारे पास कहीं लाभांश प्राप्त हुआ है या कहीं से ब्याज प्राप्त हुआ है, वो हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कहीं हम लगाए हैं, पैसा इन्वेस्ट किए हैं, उससे जो हमारे पास इंटरेस्ट आ रहा है वो हमारे लिए रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाएगा। सेल ऑफ स्क्रैप, रद्दी बेचने से जो आएगा वो। ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट्स, यानी गवर्नमेंट्स से जो कुछ हमको ऐड के रूप में मिलेगा तो वो हमारे लिए रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाएगा। और जो बच गया मिसलेनियस रिसिप्ट, वैसा आमदनी, वैसा रेवेन्यू रिसिप्ट, वैसा प्राप्तियां जो विविध प्रकार से आया हो, वैसे सब हम लोग इसको मिसलेनियस रिसिप्ट में दिखाते हैं। उसके बाद आता है कैपिटल रिसिप्ट, यानी पूंजीगत प्राप्तियां क्या हो सकता है, तो स्पेशल डोनेशन, यानी किसी विशेष काम के लिए जो हमें चंदा या दान के रूप में मिलता है वो हम लोग स्पेशल डोनेशन दिखाते हैं। लेजेसिक, यानी वसीयत से जो हमें प्राप्त होगा वो कैपिटलाइजेशन जाएगा। लाइफ मेंबर फी, यानी सदस्य के द्वारा, सदस्यों को द्वारा जो हमें फी दिया जाता है वो हमारे लाइफ मेंबर फी। जीवन सदस्यता शुल्क, आजीवन सदस्यता शुल्क, वो हमारे लिए कैपिटलाइजेशन रिसिप्ट होता है। सेल ऑफ फिक्स एसेट, यानी हमारे पास कहीं फिक्स एसेट है, हम उसको सेल किए हैं, उसको बेचे हैं और उससे जो हमें आय प्राप्त हुआ है वो हमारे लिए कैपिटलाइजेशन रिसिप्ट में जाएगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कहीं हम लोगों ने विनियोग किया है, कहीं पूंजी इन्वेस्ट किया था, उसको हम लोग बेच दिया है, तो वैसे स्थिति में जो हमारे पास रिसिप्ट होगा, जो प्राप्तियां होगा, हम लोग उसको कैपिटलाइजेशन रिसिप्ट में दिखाते हैं।
इंडोमेंट्स फंड्स, कोई फंड्स है हमारे पास, इंडोमेंट्स फंड्स है, वैसे को हम लोग, उससे जो हमारे पास आमदनी आता है, उससे जो प्राप्त होता है वो हमारे कैपिटलाइजेशन रिसिप्ट माना जाता है। सेल ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट्स, यानी जो खेल के जो सामान होते हैं उसको बेचे हैं और उससे जो हमारे पास आमदनी आएगा उसको हम लोग कैपिटलाइजेशन रिसिप्ट में दिखा देते हैं। तो जिसमें जितना अमाउंट होगा जो रहेगा हम लोग उसको दिखाएंगे। तो ये टोटल रिसिप्ट में हमारे पास अप्रोक्स इतना आइटम्स आता है, इसमें कुछ और घट बढ़ सकता है, क्वेश्चन के हिसाब से जो आएगा हम लोग उसको देखेंगे। फिर सीआर साइड में पेमेंट्स होता है, यानी पेमेंट्स हम लोग दिखाएंगे कौन कौन सा पेमेंट होता है। तो पेमेंट में आपके पास या बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, ये कैश इन हैंड और कैश एट बैंक नहीं रहेगा, तो वैसे कंडीशन में बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। यदि बैंक ओवरड्राफ्ट रहेगा तो ये कैश इन हैंड या कैश एट बैंक नहीं होगा। और कैश इन हैंड और कैश एट बैंक नहीं रहेगा, वैसे कंडीशन में बैंक ओवरड्राफ्ट रहेगा, यानी पिछले वर्ष आपको पेमेंट ज्यादा हो गया था और रिसिप्ट कम हुआ था, वैसे कंडीशन में बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। उसके बाद रेवेन्यू पेमेंट्स, यानी खर्च जो हुआ है उसको हम लोग पेमेंट करेंगे। तो कौन कौन सा रेवेन्यू पेमेंट्स में आता है, तो उसमें आता है सैलरी एंड वेजेज, यानी जो हमने एनजीओ में, एनपीओ में जो हम लोग रखा है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो हम लोगों ने किसी को एम्प्लॉय रखा है उसको सैलरी या वेजेस देंगे, वो रेंट, रेट्स एंड टैक्स, इंश्योरेंस, पोस्टेज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का जो खर्चा होगा वो, हॉरेनियम यानी मानदेय किसी को हम देंगे, भुगतान करेंगे वो, एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा होगा वो, टेलीफोन का खर्चा होगा वो, रिपेयर रिन्यूअल्स यानी मरम्मती जो करवाएंगे उसका जो खर्चा होगा वो, इंटरटेनमेंट एक्सपेंस मनोरंजन पर जो व्यय होगा वो, बैंक चार्ज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पानी और बिजली का जो खर्चा होगा, न्यूज़पेपर का जो एक्सपेंस होगा वो, और मिसलेनियस एक्सपेंसेज यानी विविध खर्चे। यानी रेवेन्यू पेमेंट्स में इतने तरह का पेमेंट्स आते हैं और कुछ सारा ऐसा पेमेंट है जो इसमें नहीं हो सकता है, वो आपको क्वेश्चन में मिलेगा। तो वैसा जो डेली का एक्सपेंस है, जो सामान्य खर्चे हैं, कंटिन्यू होने वाला है, डेली का एक्सपेंस है, वो हम लोग रेवेन्यू पेमेंट्स में डालते हैं। तो उसके बाद आता है कैपिटलाइजेशन पेमेंट। कैपिटल पेमेंट में आता है परचेज ऑफ फिक्स असेट, यानी हमने कहीं से माल खरीदा है तो वो फिक्स असेट परचेज किए हैं, वो परचेज ऑफ बुक्स यानी किताब खरीदे हैं, वो इन्वेस्टमेंट कहीं किए हैं वो हमारे लिए कैपिटलाइजेशन पेमेंट हो जाएगा। फिक्स डिपॉजिट कहीं किए हैं वो, या प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, वो सब हमारे लिए ये कैपिटलाइजेशन पेमेंट हो जाएगा। इस तरह का पेमेंट होगा तो कैपिटलाइजेशन पेमेंट के अंदर में डालेंगे। तो यह रिसिप्ट या पेमेंट हमने सारा रिसिप्ट या पेमेंट करंट ईयर में किया है, चाहे वह प्रीवियस ईयर का पैसा हो या नेक्स्ट ईयर का हो या करंट ईयर का हो। यदि हमें करंट ईयर में मिला है तो वैसे कंडीशन में हम इसको करंट ईयर रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिखाएंगे। या किसी भी वर्ष का पेमेंट बकाया हो, पिछले वर्ष का बकाया हो, या हम एडवांस दे रहे हैं, इस साल का खर्च हो, यदि हमने किया है इस वर्ष करंट ईयर में, तो वैसे पेमेंट्स को हम लोग पेमेंट्स में दिखाएंगे। यानी किसी भी वर्ष का खर्च, आमदनी हो, यदि इस वर्ष हुआ है, करंट ईयर में हुआ है, तो हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाएंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास डीआर साइड में अमाउंट ज्यादा है, यानी रिसिप्ट ज्यादा हुआ है या पेमेंट ज्यादा हो गया है। यदि डीआर साइड में अमाउंट ज्यादा होता है, यानी हमारे पास रिसिप्ट ज्यादा हो गया है, तो पहले हम इधर अमाउंट दिखाएंगे और सेम अमाउंट सीआर साइड में दिखाएंगे। सेम अमाउंट हम लोग सीआर साइड में दिखाएंगे और जो हमारे पास सीआर के टोटल अमाउंट से उसको डिफरेंस करेंगे, और जो डिफरेंस आएगा वो हमारे लिए हो जाएगा बाय बैलेंस सीडी, कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, जो अमाउंट होगा हम उसको यहां दिखाएंगे। यदि कभी कभी हो सकता है कि सीआर साइड में अमाउंट ज्यादा हो जाए, यानी पेमेंट हमने ज्यादा कर दिया है, उसके हिसाब से हमारे पास इनकम नहीं आया, रिसिप्ट उतना नहीं हुआ है,
तो वैसे कंडीशन में हमारे पास CR में सबसे पहले अमाउंट दिखाएंगे और सेम अमाउंट हम लोग DR साइड में दिखाएंगे और DR के टोटल अमाउंट से उसको डिफरेंस करेंगे, घटाएंगे और जो बच जाएगा हमारे पास टू बैलेंस CD बैंक ओवर ड्राफ्ट होगा और उसका अमाउंट हम लोग यहाँ दिखाएंगे। तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोगों ने जाना कि यह कौन कौन से आइटम्स आ सकता है या आता है क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो घट बढ़ हो सकता है, इसमें हो सकता है, कुछ इसमें है नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, वो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हो गया। अब इसको हम लोग एक शॉर्ट तरीके से भी बना सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्टेप में बैलेंस को दिखाते हैं, टू बैलेंस BD और कैश इन हैंड या कैश एट बैंक ये नहीं रहे तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपको दिया रहेगा तो बैंक ओवरड्राफ्ट दिखाएंगे, ये दोनों में से कोई एक हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में हो जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट, जो भी होगा हम लोग रिसिप्ट में दिखाएंगे यानी DR साइड में दिखाएंगे जो भी रेवेन्यू रिसिप्ट होगा और जो भी रेवेन्यू पेमेंट्स होगा हम उसको CR साइड में दिखाएंगे। अगला स्टेप होगा स्टेप थर्ड, जो भी कैपिटलाइजेशन रिसिप्ट होगा उसको हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट के DR साइड में दिखाएंगे और जो भी कैपिटलाइजेशन पेमेंट होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के CR साइड में दिखाएंगे। उसके बाद हम लोग इसमें नहीं दिखाते हैं नन कैश आइटम, नन कैश आइटम हम लोग इसमें नहीं दिखाते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग, एक्रूमेटेड इनकम, ये सब नन कैश आइटम है, उसको हम लोग यहाँ नहीं दिखाते हैं। और अंत में हम लोग देखते हैं कि हमारा अमाउंट DR में ज्यादा है या CR में ज्यादा है और डिफरेंस को हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। यदि DR साइड में अमाउंट ज्यादा है तो पहले वहां दिखाएंगे, फिर CR साइड में अमाउंट दिखा करके हम लोग बैलेंस गिराते हैं बाय बैलेंस CD, कैश इन हैंड या कैश एट बैंक। कभी कभी CR में अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, DR में कम हो जाएगा, तो वैसे कंडीशन में हम लोग यहाँ दिखाते हैं टू बैलेंस CD बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये शॉर्टकट तरीका है, मेथड है, शॉर्ट मेथड है समझने का, बनाने का। तो इसके हिसाब से भी हम लोग इसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को तैयार कर सकते हैं। यदि हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।